बारिश और बाढ़ में डूबते भारत का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि हमारे देश की अलग अलग सरकारों में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हाल के वर्षों में बना है, हाल के दशकों में बना है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत क्यों नहीं है। जबकि इसी देश में मुगलों ने, हिंदू राजाओं ने और अंग्रेजों के जमाने में जो पुल बने, इमारतें बनी, बड़े बड़े भवन बने, वो आज भी सुरक्षित खड़े हैं। पिछले 24 घंटे में बारिश और बाढ़ से हमारे देश में 42 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 52 लोग लापता हैं। इनमें 11 मौत देश की राजधानी दिल्ली में हुई, 15 लोग उत्तर प्रदेश में मारे गए, 10 मौत उत्तराखंड में, 4 जयपुर में और 2 लोग हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मारे गए। और वहां अब भी 52 लोग लापता हैं। और ये सारे वो अभागे लोग हैं जिनकी हत्या उस इंफ्रास्ट्रक्चर के हथियार से हुई जिसके निर्माण के लिए सरकारों ने इन्हीं लोगों से टैक्स लिया था। इनमें कुछ लोग बारिश में करंट लगने से मारे गए, कुछ नालों और बेसमेंट में डूबकर मर गए, कुछ लोगों की मौत उनके मकान की छत या दीवार गिरने से हो गई। और ये वो मकान थे जिनका सरकारें हाउस टैक्स भी लेती थी। बड़ी बात यह है कि थोड़ी देर की बारिश और बाढ़ में इतने गरीब और आम लोगों की जान चली गई, लेकिन यहां कोई नेता और सरकार आज इन गरीबों की जाति की बात नहीं कर रहा। और आज किसी सरकार के पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि इस भ्रष्ट सिस्टम के कारण जो लोग मारे गए हैं उनकी जाति क्या थी और वो किस वर्ग और किस धर्म से थे। वैसे तो हमारे देश में जाति पूछने का बड़ा फैशन है आजकल, लेकिन क्या आप जानना चाहेंगे कि जो लोग मारे गए हैं 42 लोग, इनकी जाति क्या थी? इनमें से कितने ओबीसी थे, कितने दलित थे, कितनी अगड़ी जाति के थे? हमारे देश में आम लोगों से उनकी जाति सिर्फ चुनाव में वोट लेने के लिए पूछी जाती है, लेकिन जब यही लोग मरते हैं तो सरकारें सिर्फ यही कहती हैं कि उनके यहां मरने वालों का आंकड़ा कितना है और मरने वालों की संख्या बता दी जाती है। और जो लोग जाति देखकर इन नेताओं को वोट देते हैं, उन्हीं आम लोगों को इस सिस्टम से जाति के नाम पर कोई रियायत नहीं मिलती और इन लोगों के नसीब में सिर्फ ऐसी ही दर्दनाक मौत लिखी होती है। आज दिल्ली की एक सड़क पर हुए इस गड्ढे की पूरे देश में चर्चा हो रही है और यह गड्ढा आज आप सबको भी देखना चाहिए जो आपकी स्क्रीन पर इस समय है, क्योंकि इसमें आपको अपने टैक्स का पैसा दिखाई देगा। क्या आपको पता है कि दिल्ली का हर व्यक्ति सरकार को सालाना 80,000 रुपए का टैक्स देता है। गुरुग्राम में 2.5 लाख रुपए का टैक्स प्रति व्यक्ति देता है। मुंबई में 2.25 लाख रुपए, बेंगलुरु में लोग 1.5 लाख रुपए टैक्स देते हैं औसतन, अहमदाबाद में 70,000 रुपए और चेन्नई में हर व्यक्ति सरकार को सालाना 75,000 रुपए का टैक्स देता है। और सरकारें टैक्स के इसी पैसे से जो सड़कें, हाईवेज, पुल, अस्पताल, स्कूल और एयरपोर्ट्स बनाती हैं, उनकी कुछ ही वर्षों में क्या दुर्गति होती है वो आज आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और असल में बाढ़ के इस पानी ने पूरे देश को एक साथ जोड़ दिया है। अब जो तस्वीरें आप देखेंगे ये जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हैं, जहां मुख्य टर्मिनल पर इतना पानी भर गया कि वहां यात्रियों को कई घंटे तक इस पानी से संघर्ष करना पड़ा। और सोचिए ये हाल हमारे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का है, जहां इतने भी इंतजाम नहीं कि वहां पानी की निकासी हो सके। और यहां बात सिर्फ एक एयरपोर्ट की नहीं है, ये एयरपोर्ट जयपुर का है। जरा देखते चलिए आप कि इस समय वहां क्या हाल है। ये आज दिन की तस्वीरें हैं। इस समय जयपुर के लगभग सभी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और कुछ इलाकों में तो स्थिति यह है कि वहां सैकड़ों मकान बारिश के पानी में जल समाधि ले चुके हैं और इनमें एक परिवार के 3 लोगों की मौत भी हो गई। ये लोग एक मकान के बेसमेंट में रहते थे, जहां बारिश का पानी भरने से इन लोगों की उस पानी में ही डूबने से मौत हो गई। और बहुत सारे लोग इस दुर्घटना के लिए भारी बारिश को कारण बता रहे हैं, लेकिन सच यह है कि इस घटना के लिए हमारा सिस्टम, हमारा प्रशासन ही जिम्मेदार है। और यह उस जयपुर का हाल है जहां सरकार हर साल आपके टैक्स के पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर पर 400 करोड़ रुपए खर्च करती है हर साल। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर बारिश में जयपुर को जलपुर बना देता है।
जियब हो बबुआ, हम कैसे जियब हो बबुआ। तो जयपुर अब जलपुर बन चुका है। अब आपको भारत की राजधानी दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाते हैं जो बारिश और बाढ़ के कारण कोमा में जा चुका है, और इस इंफ्रास्ट्रक्चर ने कुछ ही वर्षों में अपना जवाब दे दिया है। दिल्ली में कल शाम हुई बारिश के बाद 32 से ज्यादा अंडरपास पानी से भर गए, 70 से ज्यादा लिंक रोड्स पर ट्रैफिक ठप हो गया और कई रिहायशी इलाकों में भी बाढ़ जैसे हालात बन गए। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि भारत का जो इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स शहरों के विकास की योजना बनाता है, आज वो खुद अपनी बिल्डिंग को बारिश के पानी से बचा नहीं पाया, और दिल्ली की हालत ये हो गई कि यहां यमुना नदी से ज्यादा पानी दिल्ली की सड़कों पर नजर आ रहा था। और बात सिर्फ बारिश और उसके कारण हुए जल भराव की भी नहीं है। दिल्ली के गाजीपुर में एक महिला और उसकी 3 साल की बच्ची बारिश के दौरान एक नाले में बह गई और अब उनका शव 7 किलोमीटर दूर नोएडा के पास मिला है। सोचिए, बहते बहते वो 7 किलोमीटर आगे चले गए, नोएडा तक उनका शव पहुंच गया। इसी तरह दिल्ली के एक और इलाके में एक मकान की छत गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक और इलाके में बिजली के तारों से करंट लगने के कारण एक छात्र की कोचिंग सेंटर जाते हुए मौत हो गई। और सोचिए, सब कुछ देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है। ये देश के आम लोग हैं, और जब आप इनकी बात सुनेंगे तो हर एक कहानी में आपको दर्द नजर आएगा। सबकी अलग अलग कहानियां हैं। आपके पास शायद लोगों की कहानी सुनने का अब समय नहीं है। दुनिया में दिल्ली जैसी शायद ही कोई राजधानी होगी जहां पूरे साल पहले लोग वायु प्रदूषण से मरते हैं, क्योंकि हवा ऐसी है जिसमें आप सांस नहीं ले सकते। उसके बाद बारिश में मरते हैं, बाढ़ में भी मरते हैं, और बाढ़ में सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारा बेईमान सिस्टम लोगों की जान लेता है। और इस बात को आप इस रिपोर्ट से और अच्छी तरह समझ पाएंगे। जरा देखिए। ध्यान से थोड़ा सा। तो आप देखिए, भारत की राजधानी दिल्ली ने कैसे अपना दम तोड़ दिया। अब आप सोचिए, जब ये सड़कें बनी होंगी, ये पूरी टाउन प्लानिंग जब होती है, इस तरह की स्थिति कब पैदा होती है? ये तब पैदा होती है जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा जाता है, जब आपका ड्रेनेज सिस्टम काम करना बंद कर देता है, जब आपकी सरकारें कुछ प्लान नहीं कर पाती, और ये जो नई नई सुरंगें बन रही हैं, नई नई सड़कें बन रही हैं, और ये एक बारिश को भी झेल नहीं पा रही है। ये सारी तस्वीरें जब आप देखेंगे तो क्या आपको ऐसा लगेगा कि ये स्मार्ट सिटी है?
हमने आपको जितने भी शहरों की तस्वीरें आज दिखाई आगे दिखाएंगे, आप कह ही नहीं सकते कि ये स्मार्ट सिटीज है। क्या दिल्ली आपको स्मार्ट सिटी दिखता है? क्या गुरुग्राम आपको स्मार्ट सिटी दिखता है? क्या फरीदाबाद एक स्मार्ट सिटी है? क्या लखनऊ एक स्मार्ट सिटी है? या और हमारे जितने जो शहर हैं, क्या वो स्मार्ट सिटी हैं? और भी छोड़ दीजिए, क्या वहां पर रहने वाले स्मार्ट लोग हैं? मैं तो ये कहूंगा ना तो ये स्मार्ट सिटी है और ना यहां रहने वाले लोग स्मार्ट लोग हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे देश के लोग वर्षों से हर साल ये सारी स्थिति को झेलते चले आ रहे हैं और कोई आवाज नहीं उठाता, कोई उफ तक नहीं करता, और लोगों ने इसे अपनी किस्मत मान लिया है कि हमारी किस्मत में यही लिखा है, हर बरसात में हमारे साथ यही होगा। लोग बरसात में मरेंगे, उसके बाद सर्दियां आएंगी तो सर्दी से मरेंगे, उसके बाद गर्मी आएगी तो गर्मी से मरेंगे। आज आपको दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर से आई इन तस्वीरों को भी देखना चाहिए, जहां पिछले हफ्ते एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी। लेकिन कल एक बार फिर से उसी इलाके में कई फीट पानी भर गया और जिन कोचिंग सेंटर्स के बेसमेंट को एमसीडी ने सील किया था, वो बेसमेंट एक बार फिर बारिश के पानी से लबालब भर गए। और सोचिए, ये हाल उस इलाके का है जहां देश भर से छात्र आईएएस आईपीएस अधिकारी बनने के लिए यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने के लिए आते हैं। यानी भविष्य के जो आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं वो यहीं से निकलते हैं। और ये छात्र ऐसे टीचर्स पर भरोसा करते हैं जो रील्स के जरिए उनके सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज मैं आपसे कुछ और भी कहना चाहता हूं। हमारे देश में कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाने वाले कुछ ऐसे अध्यापक भी हैं जिनका बड़ा रिस्पेक्ट है, बड़ा सम्मान हमारे देश में होता है, और हमारे देश के जो छात्र हैं वो भी उनका बड़ा सम्मान करते हैं, क्योंकि ये वो अध्यापक हैं जब ये रील्स बनाते हैं या जब ये इनके वीडियो सोशल मीडिया पर आते हैं, इंस्टाग्राम पर आते हैं, तो इन्हें बहुत व्यूज मिलते हैं और ये बातें भी बहुत अच्छी अच्छी करते हैं। ये छात्रों को बताते हैं कि कैसे तैयारी करनी चाहिए, ये छात्रों के सामने नैतिकता की बातें करते हैं और बहुत सारे छात्र इनसे प्रभावित भी होते हैं। लेकिन आज कुछ और आपको बताते हैं। ये तमाम वो कोचिंग सेंटर्स हैं जो खुद सील हो गए हैं इस बार, और इनमें देखिए कौन कौन लोग हैं। विकास दिव्य कीर्ति हैं, अवध ओझा हैं, पटना वाले खान सर हैं, राउ स्टडी सर्कल के मालिक अभिषेक गुप्ता हैं, और ये सारे वो लोग हैं जिनके कोचिंग सेंटर्स में बहुत सारी अनियमितताएं पाई गई हैं और फिर इन्हें सील करना पड़ा। और हमें लगता है कि देखिए, ये बड़े बड़े जो लोग हैं, ये जब इंस्टाग्राम पर आते हैं तो आपको बहुत सारी नैतिकता की बात बताते हैं, लेकिन जब जांच हुई तो पता चला इन सब के जो कोचिंग सेंटर्स हैं ये भी अवैध बेसमेंट्स में ही चल रहे थे। इन्होंने भी कानून के साथ, नियमों के साथ समझौता किया था। अब समझौता क्यों किया था? हमें लगता है कि इनकी कुछ ना कुछ मजबूरियां तो रही होंगी, इसीलिए इन्होंने कानून के साथ, नियमों के साथ समझौता किया, और इसी कारण इन्होंने कोचिंग सेंटर के संचालन में नियमों की अनदेखी की। लेकिन यह बात तो तय है कि ये लोग छात्रों को अपनी रील्स में नैतिकता और ज्ञान का पाठ तो पढ़ाते हैं, लेकिन जब बात पैसे कमाने की आती है तो ये अपने गुरुकुल को शिक्षा की दुकानों और बड़े बड़े शोरूम्स में बदल देते हैं। और राउ स्टडी सर्कल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां थोड़े दिन पहले दुर्घटना हुई थी। इस कोचिंग संस्थान की स्थापना आजादी के 6 साल बाद वर्ष 1953 में हुई थी, और उस समय डॉक्टर एस राव ने इस कोचिंग संस्थान की नींव रखी। और डॉक्टर एस राव भारत में ऐसे युवाओं की पौध तैयार करना चाहते थे जो नौकरशाही में जाकर भारत की व्यवस्था को बदल सकें, और इसके लिए उस समय उन्होंने कनॉट प्लेस के एक होटल के एक छोटे से कमरे में छात्रों को पढ़ाना शुरू किया। लेकिन वर्ष 1980 आते आते ये कोचिंग सेंटर शिक्षा की एक बहुत बड़ी दुकान में बदल गया, और आज देश भर में इसके कई बड़े बड़े आउटलेट्स हैं और इसका सालाना जो रेवेन्यू है वो 10 करोड़ रुपए के आसपास है। सोचिए, किसने सोचा था कि एक दिन बैंकों की तरह कोचिंग सेंटर्स की भी देश के अलग अलग शहरों में शाखाएं होंगी, और इन दुकानों में भी बैंकों की तरह छात्रों से लाखों रुपए लेने के लिए कैशियर्स रखे जाएंगे जो नोट गिनते रहेंगे सारे दिन। लेकिन आज यही हो रहा है, और दुख की बात यह है कि इस सब में हमारा भ्रष्ट सिस्टम भी हमारे युवाओं के खिलाफ आज काम कर रहा है।
देख लीजिए क्या हालत है। तो दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में अब भी वहां रहने वाले जो छात्र हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि स्थितियां बदलें। वो चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचार चल रहा है व्यवस्था में उसे बदलना चाहिए। हमारे देश के जो छात्र हैं वो चाहते हैं कि कोचिंग सेंटर्स जिस तरीके से उन्हें चूस रहे हैं उसमें बदलाव आना चाहिए। और जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि कोचिंग सेंटर चलाने वाले जो हमारे देश के बड़े बड़े गुरु हैं, जो दिन भर सोशल मीडिया पर नैतिकता की बातें करते हैं, उनमें से भी ज्यादातर के जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए हैं। अब ये लोग क्या कहेंगे हम कह नहीं सकते, लेकिन आज इन सारे युवाओं को हम एक बात कहना चाहते हैं और वो ये है कि युवाओं में बड़ी ताकत होती है। वो किसी देश को बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। युवा अगर खुश हो जाए, संतुष्ट हो जाए तो किसी भी देश को सुपर पावर बना सकता है, लेकिन अगर नाराज हो जाए, अगर क्रोधित हो जाए तो उस देश में बहुत बड़ी क्रांति भी ला सकता है। दुनिया भर में जितनी भी बड़ी बड़ी क्रांति हुई हैं सब युवा और छात्रों की वजह से हुई है। और इस वजह से हमारे देश में, खास तौर पर दिल्ली में, ये जो बड़े बड़े सपने लेकर हमारे युवा आए हैं, छात्र आए हैं, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना ठीक नहीं होगा और ये चाहें तो बहुत बड़ी क्रांति ला सकते हैं। हम इनके साथ हैं, हमने बार बार इनकी आवाज उठाई है और आज भी हम यही चाहेंगे कि प्रशासन को अब कुछ बड़े बदलाव, सरकारों को अब कुछ बड़े बदलाव करने ही होंगे, चाहे वो कोचिंग सेंटर्स हों या फिर कोचिंग सेंटर्स के आसपास जिस तरह की तरीके से छात्रों का शोषण हो रहा है, वो भ्रष्टाचार में डूबे हुए सिस्टम का शिकार हो रहे हैं, उसे हमें बंद करना पड़ेगा। अब आपको दिल्ली के बाद गुरुग्राम लेकर चलते हैं, जिसे भारत का साइबर सिटी भी कहा जाता है। लेकिन इस साइबर सिटी को जब आप देखेंगे तो अब ये एक लेक सिटी बन चुका है। जिस गुरुग्राम के लोग सरकार को सालाना 2.5 लाख रुपए का टैक्स देते हैं, उस गुरुग्राम में अब बड़ी बड़ी लग्जरी कार्स से लेकर बड़े बड़े बंगले और फ्लैट्स और मकान पानी में डूब गए हैं और इस बाढ़ ने अमीर, गरीब और हर जाति और धर्म के लोगों को एक कर दिया है। गुरुग्राम में 24,000 से ज्यादा बड़ी और मल्टीनेशनल कंपनियां हैं और यहां कई हाउसिंग सोसाइटीज हैं जहां 100-100 करोड़ रुपए के मकान हैं और हाल ही में वहां एक नया लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू हुआ था जिसमें 795 फ्लैट्स थे। एक फ्लैट की कीमत 7 करोड़ रुपए थी और ये सारे फ्लैट्स बनने से पहले ही 3 दिन के अंदर अंदर बिक गए थे। लेकिन सोचिए, उसी गुरुग्राम में लोग करोड़ों रुपए खर्च करके जहां इतने महंगे फ्लैट्स और बंगले खरीद रहे हैं, जहां बड़े बड़े सीईओज रहते हैं, उस गुरुग्राम का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि थोड़ी देर की बारिश भी सहन नहीं कर सकता। तो आज तो गुरुग्राम में 3 लोगों की करंट लगने से मौत हुई और इसका जिम्मेदार भी कोई और नहीं बल्कि हमारा यह सिस्टम ही है। घर के अंदर तक पानी आ गया। ओहो, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और दूसरे इलाकों में बादल फटने से 2 लोग मारे गए जबकि 52 लोग लापता हैं और ऐसी आशंका है कि ये लोग भी शायद अब जिंदा ना बचे हों। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे से कई इमारतें ध्वस्त होकर उफनती नदियों में समा चुकी हैं और इस जलजले ने हिमाचल प्रदेश के पूरे रोड नेटवर्क को बुरी तरह से प्रभावित किया है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 1 साल में सड़कें, पुल और बांध बनाने पर लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन यह इंफ्रास्ट्रक्चर 24 घंटे की बारिश को सह नहीं पाया। जबकि पहाड़ों पर जब किसी टनल या सड़क का निर्माण होता है तो इस दौरान 2 बातों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। पहला, वो सड़क हर तरह के मौसम की मार को झेल पाए और दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी ऐसी हो कि इसकी बार बार मरम्मत ना करनी पड़े। लेकिन पिछले 24 घंटे की बारिश ने
इस राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर की पोल खोल दी है और हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन अब किल स्टेशन बनते जा रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भी अभी कहा है कि अभी आप थोड़े दिन यहां पर ना आए। आज जब आप हिमाचल प्रदेश से हमारी ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का फ्रॉड असल में कैंसर की तरह लाइलाज होता जा रहा है। कल रात की जो बारिश के कारण जो मलाना नदी में जल स्तर बढ़ा, तो सुबह कम से कम 5 और 5:30 के बीच में यहाँ जो जल स्तर बढ़ने से यहाँ जो एपीएमसी की बिल्डिंग थी तो 3.5 मंजिल की, तो वो पूरी बह गई। जिस तरह से बाढ़ की स्थिति यहाँ पर बनी थी तो काफी जो नुकसान, जो यहाँ पे जानी नुकसान भी हो सकता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो ये सामने वाली जो इमारत है इसे भी अब नुकसान हो सकता है, क्योंकि काफी जो बाढ़ के पानी ने जो इसे भी काफी नुकसान पहुंचाया है। बहरहाल कुल्लू जिले के कई इलाके ऐसे हैं जहां काफी नुकसान जो इस बाढ़ ने किया है। वहाँ पे हमारी 4 टीमें अभी कार्यरत हैं और अगेन वहाँ पे क्योंकि रोड्स कुछ कट गए थे तो इसलिए हमारी टीम को पैदल जाना पड़ा। और वहाँ पे जैसे हम लोग जानते हैं कि पहाड़ी वो इलाका है तो कई जगह तो एक जगह तो उन्हें 10 किलोमीटर भी पैदल चल के जाना पड़ा। और वो अपना जो इक्विपमेंट है, थोड़ा हैवी इक्विपमेंट होता है, उसको अपने साथ ले जाना पड़ा। तो बट समाव वो वहाँ पहुँच गए हैं, वो ऑपरेट कर रहे हैं। कई जगह से उन्होंने जो लोग फंसे हुए थे देवर वो मतलब जीवित थे पर फंस गए थे तो उनको वहाँ से इवैक्यूएट कर रहे हैं। और जो मतलब अनफॉर्चुनेटली जिनकी डेथ हो गई है तो उनको भी वो वहाँ से निकाल रहे हैं। तो ये प्रोसेस अभी चालू है, अभी थोड़ा समय लगेगा ये पूरी सिचुएशन स्टेबलाइज होने में। अब उत्तराखंड की तस्वीर दिखाते हैं जहां टेहरी गढ़वाल में बादल फटने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि केदारनाथ में भी बादल फटने से 30 मीटर की एक सड़क मंदाकिनी नदी में समा गई। और ये वही सड़क है जिसका पुनर्निर्माण वर्ष 2024 में यानी अब से लगभग 4 साल पहले हुआ था, लेकिन 4 वर्षों में ही यह सड़क बारिश में धंस गई और अब इसके कारण केदारनाथ यात्रा को रोक दिया गया है और अब वहां 200 श्रद्धालु इस समय फंसे हुए हैं। दुख की बात यह है कि इस त्रासदी में केदारनाथ के स्थानीय दुकानदारों ने खाने पीने से लेकर बाकी चीजों के दाम 2 से 3 गुना बढ़ा दिए हैं और यहां आम आदमी ही दूसरे आम आदमी को लूटने में जुट गया है। और यह बेईमानी भी हमारे देश के लोगों का एक अलग ही चरित्र आपको दिखाती है। सभी लोग सुरक्षित है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। पूरी यात्रा चल रही है और कहीं कोई ऐसी बात पहले से मौसम विभाग की जो चेतावनी है उसके हम लोग यात्रा को लेकर पहले से सजग है, उसी के अनुसार यात्रा प्रशासन चला रहा है। सभी सुरक्षित है, यात्रा मार्ग पर कोई ऐसी घटना नहीं। तो पूरे भारत की एक ही कहानी है, चाहे सरकार किसी की भी हो, किसी भी पार्टी की हो, लेकिन आप ये देखेंगे कि हमारे देश की जो सड़कें हैं, हमारे देश की जो इमारतें हैं, पुल हैं, वो बारिश को, पानी को सहन नहीं कर पा रहे हैं और उनकी जो उम्र है वो बहुत छोटी होती है। तो समस्या क्या है? क्या हमारे टाउन प्लानर्स में कोई कमी है?
हमारे आर्किटेक्ट्स में कोई कमी है, हमारे इंजीनियर्स में कोई कमी है, या जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां इन्हें बना रही हैं उनमें कोई कमी है? ये इतनी जल्दी टूट कैसे जाती हैं सड़कें? ये एयरपोर्ट्स में पानी भर कैसे जाता है? जिन लोगों ने इन्हें बनाया है वो असल में जब ये बना रहे थे, इसकी योजना बना रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, तो क्या कर रहे थे? क्या वो बात जानते नहीं थे कि भारत में हर साल बरसात होती है और इस प्रकार की बरसात होती है? इसलिए अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि हमारे नए और हमारे पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या फर्क है। आज हमारे देश में नई नई सड़कें, एक्सप्रेसवेज, बिल्डिंग्स, एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशंस बन रहे हैं जो देखने में एकदम चमचमाते हुए आपको दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि आप किसी यूरोप के किसी देश में आ गए हैं। लेकिन ये एक बारिश में ही अपना दम तोड़ना शुरू कर देते हैं। इनके पानी अंदर तक भर जाता है, छतें लीक करने लगती हैं, और स्थिति भी ये तब है जब हमारे देश में हर साल इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकारें 10 से 11 लाख करोड़ रुपए खर्च करती हैं। ये रकम फिर से सुन लीजिए, 10 से 11 लाख करोड़ रुपए खर्च करके हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं जो बारिश में टूट जाता है। महाराष्ट्र में हर साल नए इंफ्रास्ट्रक्चर पर 74,000 करोड़ रुपए, दिल्ली में 11,000 करोड़ रुपए, हरियाणा में 18,500 करोड़ रुपए, हिमाचल प्रदेश में 5,000 करोड़ रुपए, उत्तराखंड में 13,000 करोड़ रुपए और उत्तर प्रदेश में 1,47,000 करोड़ रुपए हर साल इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होते हैं। लेकिन ये एक बारिश में दम तोड़ देता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में कंक्रीट रोड की औसत उम्र असल में 25 वर्ष होनी चाहिए। यह बात फिर से सुन लीजिए, जो आपके आसपास कंक्रीट की सड़क होती है उसकी औसत उम्र, आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन ऐसी ज्यादातर सड़कें पूरे भारत में 4 साल से पहले ही दम तोड़ देती हैं और कई सड़कें तो 1 साल में टूट जाती हैं। और जब वो टूटती हैं तो फिर दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है और इस प्रकार हर कॉन्ट्रैक्ट में हर बार उस सड़क का जितनी बार पुनर्निर्माण होता है उतनी बार पैसा बनता है, उतनी बार भ्रष्टाचार होता है, उतनी बार रिश्वतें दी जाती हैं और ली जाती हैं। इसलिए ये सबके हित में है कि ये सड़कें टूटती रहें, ये बिल्डिंग्स टूटती रहें, इनकी बार बार मरम्मत होती रहे। इसी से हमारे देश की इकोनॉमी चलती है। लेकिन यह बात तो हुई उस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो पिछले कुछ दशकों में बना है, हाल ही के 10, 20, 30 साल में बना है, और इसे आप नया इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे ही इसी देश में जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सर्दी, गर्मी, बरसात और तूफान के बीच आज भी ऐसे ही खड़ा है? दोनों में फर्क क्या है? दिल्ली में गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। यह कुतुब मीनार पिछले 800 वर्षों से ऐसे ही बारिश, तूफान, गर्मी, सर्दी, यहां तक कि हजारों भूकंप सह चुकी है, लेकिन अभी भी यह वैसे के वैसे ही खड़ी हुई है। आप देख लीजिए। इसी तरह जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने आज से लगभग 1200 वर्ष पहले 8वीं शताब्दी में केदारनाथ मंदिर का निर्माण कराया था और एक समय ऐसा भी आया जब यह मंदिर पूरे 400 वर्षों तक बर्फ के नीचे दबा रहा और यहां कई बाढ़ आई, बहुत सारे विनाश हुए। लेकिन 1200 वर्षों के बाद भी यह मंदिर अपने मूल रूप में आज भी सुरक्षित खड़ा है। इसी तरह अंग्रेजों ने वर्ष 1942 में कलकत्ता में हुगली नदी पर हावड़ा ब्रिज का निर्माण करवाया था और आज 82 वर्षों के बाद भी यह हावड़ा ब्रिज पूरी तरह से ऐसे ही खड़ा हुआ है। इसी तरह वर्ष 1920 में अंग्रेजों ने मुंबई शहर में नरीमन पॉइंट को मालाबार हिल से जोड़ने के लिए अरब सागर के साथ साथ एक दीवार खड़ी की, जिसके साथ मरीन ड्राइव का निर्माण किया गया और यह दीवार आज भी 104 वर्षों के बाद पूरी तरह सुरक्षित है, जबकि समुद्र की ताकतवर लहरें हर मिनट, हर दिन इस दीवार से टकराती हैं। और यहां बात सिर्फ इस एक दीवार की नहीं है, यह दीवार आज भी वैसे के वैसे ही है। मुंबई की जिस इमारत में बीएमसी का दफ्तर है, उस इमारत का निर्माण वर्ष 1893 में अंग्रेजों ने किया था और आज बीएमसी का दफ्तर अंग्रेजों द्वारा बनाई गई इसी बिल्डिंग में आज भी चलता है यहां से। और यह बिल्डिंग आज भी बारिश, तूफान, आंधी और भूकंप को सहने के बाद भी सुरक्षित है। लेकिन इस दफ्तर में ही बैठकर बीएमसी के अधिकारी मुंबई में जो निर्माण कर रहे हैं, मुंबई में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो कुछ साल भी टिक नहीं पाता। और यही स्थिति दिल्ली के इंडिया गेट को देखकर आपको पता चलेगी। इंडिया गेट देख लीजिए, वैसे के वैसा ही खड़ा है। लाल किला और आगरा के ताजमहल को देख लीजिए, जो 1 से 3 सदियों के बाद भी अपने मूल रूप में सुरक्षित हैं और
अगर आप देखेंगे ताजमहल के बगल से यमुना नदी जाती है। इसी प्रकार से अगर दिल्ली का आप लाल किला देखेंगे, उसकी भी बिल्कुल बगल से यमुना नदी बहती है। लेकिन पानी के इतने करीब होने के कारण भी यह इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी वैसे ही टिका हुआ है। इसीलिए यहां आपके मन में यह सवाल आता होगा कि आखिर हमारे देश में आज के टाउन प्लानर्स में, इंजीनियर्स में, आर्किटेक्ट्स में, कंस्ट्रक्शन कंपनीज में ऐसी कौन सी कमी आ गई कि ये लोग एक टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर बना नहीं पा रहे। जबकि पहले तो हमारे देश में इंजीनियरिंग के ऐसे बड़े बड़े कॉलेज नहीं थे, IITs नहीं थे, और ना ही इंजीनियरिंग की ऐसी कोई बड़ी बड़ी डिग्री हुआ करती थी। तो इसका कारण यही है कि हमारे देश में निर्माण कार्यों में सबसे ज्यादा बेईमानी होती है, और यह वही बेईमानी है जिसमें जनता की भलाई के नाम पर एक भ्रष्ट सिस्टम रिश्वत की मलाई खाता चला जाता है। वरना आप खुद सोचिए कि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा दिन तक चलता क्यों नहीं। वर्ष 2020 में एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि देश में जब कोई पुल, सड़क, हाईवे, एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन या टनल, अस्पताल या स्कूल बनता है तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में जितना पैसा खर्च होता है उसमें अधिकतम 30% पैसा रिश्वतखोरी और कमीशन में चला जाता है। और हमारे देश में सरकार जो पैसा इस पर खर्च करती है उसमें से हर साल अधिकतम 6 लाख करोड़ रुपए, यानी देश के रक्षा बजट के बराबर पैसा सिर्फ रिश्वतखोरी में चला जाता है, बेईमानी में चला जाता है। और यही वजह है कि सरकार द्वारा बनाया गया ये इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा दिन तक चल ही नहीं पाता और उसकी हवा निकल जाती है, और इस लीकेज को कोई भी सरकार भर नहीं पाती, रोक नहीं पाती। सबसे बड़ी बात यह कि घटिया और खराब गुणवत्ता के इंफ्रास्ट्रक्चर की पोल खोलने वाला मौसम बेईमान नहीं होता, बल्कि बेईमान होता है हमारा सिस्टम, जो सरकारें बदलने पर भी कभी बदलता नहीं। मेरे पीछे जो वीटी स्टेशन, जिसे विक्टोरिया टर्मिनस और आज की तारीख में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस भी कहा जाता है, वो मुसाफिरों के लिए कितना फेमस है। ये स्ट्रक्चर अंग्रेजों द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया 1887 का, आज भी इतना ही इंटैक्ट है। आप देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर कैसा खड़ा है और मेरे पीछे कितने मुसाफिर यहाँ पर आए हैं इस स्ट्रक्चर को देखने। और उसी दौरान अगर आप देखेंगे तो यहाँ के जो सेल्फी पॉइंट पर हम मौजूद हैं, मेरे बिल्कुल ही पीछे ये बीएमसी का मुख्यालय है जो 1884 में बनाया गया था। इसकी भी अगर हालत आप आज देखें तो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, इट स्टैंड्स इंटैक्ट एंड टॉल टुडे। बेसिक कंस्ट्रक्शन और रेस्टोरेशन वर्क चल रहा है, लेकिन आज तक इस बिल्डिंग को कोई भी स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं आया। मेरे ठीक पीछे आप इस ऐतिहासिक इंडिया गेट को देख रहे हैं। 2031 में इसकी उम्र लगभग 100 साल हो जाएगी। अब आप सोचेंगे क्यों? क्योंकि इसकी आधारशिला जब ड्यूक ऑफ कनॉट ने 1921 में रखी थी और तब उसे एडविन लुटियंस ने डिजाइन किया। अब आप समझिए कि आजादी के पहले का ये निर्माण कार्य, और 10 साल बाद, उस समय जब वायसराय लॉर्ड इरविन थे, तब उन्होंने इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। यानी 1931 में जब ये इंडिया गेट बनाया गया था, खासकर प्रथम विश्व युद्ध में जो लोग मारे गए थे उनकी याद में, और उसके बाद से लेकर के लगभग 100 साल होने को आए हैं। इसके नीचे एक स्मारक भी बनाया गया था, और इस निर्माण के साथ आप देखें तो मुझे नहीं याद आता कि हाल फिलहाल या पिछले कई दशकों में कभी ऐसी शिकायत आई हो कि इस इंडिया गेट में या तो पानी टपक रहा है या इसकी कोई ईंट टूट कर गिर गई। तो आप अंदाजा लगाइए, क्या आपको लगता है कि आज अगर कोई सड़क बनी हो या पिछले 10-20 साल में कोई सड़क बनी हो, कोई इमारत बनी हो, आपको लगता है कि वो 100-200 साल तक चलेगी? नहीं चल पाएगी। तो फिर आज हम आपके सामने ये सवाल छोड़कर जा रहे हैं, ऐसा क्या हुआ कि आज हमारे पास तकनीक भी है, हमारे पास पैसा भी है, हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी है, हमारे पास दुनिया के शानदार टाउन प्लानर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं जिन्हें हम दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में शुमार करते हैं, और फिर भी हमारे देश में ऐसी सड़कें बन रही हैं, ऐसे एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, ऐसी इमारतें बन रही हैं, ऐसे एयरपोर्ट्स बन रहे हैं जिनमें पानी भर जाता है, जिनकी छत गिर जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? और इसका एक ही कारण समझ में आता है, और वो है बेईमानी। हमारा काम है आपको जागरूक करना, हमारा काम है आपके दिमाग में जो सवाल आते हैं उनका जवाब आप तक पहुंचाना। आप भी जब एयरपोर्ट्स पर जाते होंगे, इन जगहों पर जाते होंगे, सोचिए, मैं आपको एक दीवार दिखा रहा हूं, देखिए, ये बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूं, इस दीवार को देखिए। ये प्रयागराज में एक दीवार है जो खड़े खड़े ऐसे ही ढह गई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की तस्वीर आप देख लीजिए।
अब इस कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी के साथ आप कैसे इन शहरों को स्मार्ट सिटी बनाएंगे? आज सबसे बड़ा हमारा सवाल यही है और आने वाले समय में यह भारत की सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला है। क्या 145 करोड़ लोगों के देश भारत के लिए 3 ओलंपिक मेडल्स काफी हैं? और हमारे देश को अमेरिका, चीन और जापान जितने मेडल जीतने में अभी और कितना समय लगेगा? पहले आपको खुशखबरी सुनाते हैं। भारत ने आज ओलंपिक खेलों में अपना तीसरा ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया और यह तीसरा मेडल भी भारत को शूटिंग में ही मिला है। 28 वर्ष के स्वप्निल कुसाले ने पहली बार भारत को 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस की मेंस श्रेणी में ओलंपिक मेडल दिलाया और यह एक बहुत बड़ी बात है। स्वप्निल कुसाले भारतीय रेल में टिकट कलेक्टर की नौकरी करते हैं और यह उनका पहला ओलंपिक खेल था जिसमें उन्होंने देश को बिल्कुल भी निराश नहीं किया। इसलिए सबसे पहले उनके जो एम्प्लॉयर हैं भारतीय रेल, उन्हें हम बधाई देना चाहते हैं कि, और दूसरी बात, भारत के हर व्यक्ति को, हर नागरिक को बधाई देना चाहते हैं। इससे पहले 22 वर्ष की मनु भाकर भी शूटिंग में ही भारत के लिए 2 ब्रॉन्ज मेडल्स जीतकर इतिहास रच चुकी हैं और उनके साथ मिक्स टीम इवेंट में 22 वर्ष के सरबजोत सिंह ने भी देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। लेकिन आज हमारा आपसे एक सवाल है कि अगर हम आपको इन खिलाड़ियों की जाति के बारे में बताएंगे तो क्या इससे आपके जीवन में कुछ बदल जाएगा? क्या आपने इन खिलाड़ियों की जाति के बारे में जानने की कोशिश की? क्या आप इन खिलाड़ियों की जाति जानना चाहेंगे? क्या आपके मन में यह सवाल आता है कि मेडल जीतने वाले जो हमारे खिलाड़ी हैं, इनकी जाति क्या है? ये किस क्षेत्र से आते हैं? ये ओबीसी में आते हैं कि ये दलित में आते हैं कि ये अगड़े जातियों में आते हैं कि ये पिछड़ी जातियों में आते हैं? ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि हमारे देश में बात बात पर सिर्फ जाति की बात होती है और आजकल तो जाति पूछने का फैशन सा आ गया है। हर चीज जाति के आधार पर हो रही है। हर नेता जातियों की अलग अलग दुकान खोलकर बैठा है। लेकिन आप खुद सोचिए, जब ये खिलाड़ी अपने देश के लिए खेलते हैं, मेडल जीतते हैं, तो क्या इनकी उपलब्धि पर गर्व करते हुए आप एक बार भी कभी सोचते हैं कि ये किस जाति से हैं? और आज बड़ा सवाल यही है कि जब हम देश के लिए मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को जाति से ऊपर, जाति से परे मानते हैं, तो चुनाव में हमारे देश के लोगों को आखिर क्या हो जाता है? और इसी देश के चुनाव में आम लोग और नेता हर चीज में जाति को क्यों खोजने लगते हैं? हमारा पूरा की पूरा चुनाव जाति पर आधारित होता है। सारे जो टिकट दिए जाते हैं वो जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर दिए जाते हैं, पूछ कर दिए जाते हैं, बताकर दिया जाता है कि हम इस जाति के उम्मीदवार को टिकट दे रहे हैं। लेकिन आज जब इन लोगों ने, इन खिलाड़ियों ने पूरे देश का सीना चौड़ा किया है, तो क्या आप भी इनकी जाति जानना चाहेंगे? और ऐसा कैसे हो सकता है कि कहीं तो आप जाति जानना चाहते हैं और कहीं नहीं जानना चाहते? आज भी जब स्वप्निल कुसाले ने ब्रॉन्ज मेडल जीता तो उनके पहले शब्द यही थे कि वो देश के लिए मेडल जीते हैं और इससे अभूतपूर्व क्षण उनकी जिंदगी में कुछ और हो नहीं सकता। जश्न मनाने के साथ आज ये सोचने का भी दिन है कि क्या 145 करोड़ के देश भारत के लिए सिर्फ 3 ओलंपिक मेडल काफी हैं? क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरीके से हम जश्न मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, आखिर हमने अभी 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते। मैं ये नहीं कह रहा कि सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए या ये जश्न नहीं मनाना चाहिए या ये उपलब्धि किसी भी प्रकार से कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दूसरे देशों पर भी एक जरा नजर डालिए। जब हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट उन देशों से ज्यादा होती है तो हम कितनी तालियां बजाते हैं, लेकिन यहां हम उनसे पीछे हो जाते हैं। इस बार के ओलंपिक खेलों में अब तक 203 में से 48 देशों ने मेडल जीते हैं। तो टैली आप देख लीजिए, 203 देश शामिल हो रहे हैं, उनमें से 48 ने अपना खाता खोल लिया है, जिनमें हमारा देश इन 48 देशों में 42वें स्थान पर है, जबकि चीन इस बार की सूची में पहले स्थान पर है। चीन की आबादी 142 करोड़ है और वो अब तक 21 मेडल जीत चुका है, जिनमें 11 गोल्ड मेडल है। हमने अभी तक 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, चीन ने अब तक 21 मेडल जीते हैं और जिसमें गोल्ड मेडल भी मैंने आपको बता दिया। जबकि भारत की आबादी 145 करोड़ है और हमने अब तक सिर्फ 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और अब भी हमारा देश गोल्ड और सिल्वर मेडल के लिए तरस रहा है। भारत की स्थिति तब है जब दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी हमारे पास है।
भारत की आधी आबादी यानी 72.5 करोड़ लोगों की औसत उम्र 28 वर्ष से कम है। यानी सबसे ज्यादा युवा हमारे पास है, सबसे ज्यादा मेडल हमारे होने चाहिए थे। लेकिन इसके बावजूद ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की हिस्सेदारी सिर्फ 1.1% है। दूसरी तरफ जापान को देखिए। जापान दुनिया का सबसे बूढ़ा देश है, जहां आधी आबादी की उम्र 49 वर्ष से ज्यादा है। बूढ़ा हो चुका है यह देश। लेकिन इसके बावजूद चीन और फ्रांस के बाद जापान सबसे ज्यादा 15 मेडल्स जीतकर इस सूची में तीसरे नंबर पर है। और इससे पता चलता है कि मेडल सिर्फ उम्र से नहीं जीते जाते। तो आज हम ये देखेंगे कि मेडल कैसे जीते जाते हैं, पैसे से या उम्र से। मेडल वही देश जीतते हैं जिनकी रगों में खेलों वाला खून दौड़ता है और जहां स्पोर्टिंग कल्चर बहुत मजबूत है। उदाहरण के लिए अमेरिका, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने अपने जिन खिलाड़ियों को पेरिस भेजा, उनमें 60 से 80% खिलाड़ी स्कूल और कॉलेज के स्तर से ही ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए आए हैं, जिससे यह पता चलता है कि इन देशों में युवाओं के बीच खेलों को उनके स्कूल और कॉलेज के स्तर पर बढ़ावा दिया जाता है। जबकि भारत में आज भी जब बहुत सारे बच्चे स्कूल और कॉलेज में खेलों में हिस्सा लेते भी हैं, तो यही माना जाता है कि वो बिगड़ रहे हैं या समय की बर्बादी कर रहे हैं। आप खुद सोचिए, जब हमारा समाज बच्चों को यह बताएगा कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, तो ऐसे में हम ओलंपिक खेलों में चीन जितने मेडल आखिर जीतेंगे भी कैसे। हालांकि अब स्थितियां बदल रही हैं। अब हमारी सरकार ने खेलों को बहुत प्रोत्साहन देना शुरू किया है, अलग अलग योजनाएं चल रही हैं। अब हमारे जो पेरेंट्स हैं हमारे देश के, वो भी कहीं ज्यादा जागरूक हो चुके हैं। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे खेलों में आए, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी सुपरस्टार बने। पहले से हमारे देश में बहुत बदलाव आ चुका है। जब से मोदी सरकार आई है तब से तो बहुत ज्यादा बदलाव आ रहा है। इन बच्चों को पहले उनके टैलेंट को परखा जाता है शुरुआत में ही, और फिर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उन पर बहुत पैसा खर्च किया जाता है और उन्हें तैयार किया जाता है। अब हमारे देश में बहुत सारे लोगों को यह भी गलतफहमी है कि मेडल पैसे और संसाधनों से ही जीते जाते हैं। पूरी दुनिया में गोल्ड मेडल जीतने पर सबसे ज्यादा 6 करोड़ 40 लाख रुपए की इनाम राशि हांगकांग में मिलती है। इसके बावजूद आज तक के इतिहास में हांगकांग ने सिर्फ 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। सिंगापुर में खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल जीतने पर 6 करोड़ 20 लाख रुपए मिलते हैं, लेकिन वहां भी आज तक सिर्फ 3 गोल्ड मेडल जीते गए। इस बार तो उसका खाता तक नहीं खुला। और इससे आप कह सकते हैं कि मेडल का पैसे से असल में कोई लेना देना नहीं। अगर इसका संबंध पैसे से होता तो आज चीन पदक तालिका में 41वें स्थान पर होता और भारत शायद पहले स्थान पर होता। कैसे, देखिए। चीन में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 30 लाख रुपए का इनाम मिलता है, जबकि भारत में 75 लाख रुपए मिलते हैं। और यह 75 लाख रुपए की इनाम राशि राज्य सरकारों की इनाम राशि से अलग है। राज्य सरकारें तो करोड़ों रुपए देती है। औसतन अगर आप देखें, हमारे देश में कोई अगर ओलंपिक का खेलों का गोल्ड मेडल जीत कर लाए तो कम से कम अलग अलग सरकारों से उसे 5 से 6 करोड़ रुपए का इनाम मिल ही जाता है। लेकिन सोचिए, चीन के खिलाड़ियों को हमसे आधी राशि भी नहीं मिलती। इसके बावजूद वो दुनिया में सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल जीतते हैं। इसका कारण यही है कि चीन की तरह हमारे देश में स्पोर्टिंग कल्चर, खेलों को लेकर जागरूकता, अनुशासन, इंफ्रास्ट्रक्चर और खिलाड़ियों को उतना प्रोत्साहन नहीं मिलता। और जिस दिन इसमें बदलाव आने लगेगा, उस दिन से हमारे देश में भी ओलंपिक मेडल जीतने के लिए हम तरसना बंद कर देंगे, जो कि अब हमारे देश में बदलाव आना शुरू हुआ है। और आप देख पाएंगे कि हाल के कुछ वर्षों में धीरे धीरे ओलंपिक खेलों में हम एक नए उत्साह के साथ तो जाते ही हैं, लेकिन हम एक नए विश्वास के साथ भी जाते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं। अब हमारे देश में भी अलग अलग खेलों में वर्ल्ड चैंपियन पैदा होने शुरू हो गए हैं। इस बार के ओलंपिक खेलों में अल्जीरिया की एक महिला बॉक्सर को लेकर बड़ा विवाद हो रहा है। इस महिला बॉक्सर का नाम है ईमान खलीफ, जिन्होंने आज एक बाउट में इटली की एक महिला बॉक्सर को सिर्फ 46 सेकंड में रिंग से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया। और यह हार भी ऐसे हुई कि इटली की इस महिला बॉक्सर ने इस बाउट के शुरू होते ही 46 सेकंड के बाद मुकाबला लड़ने से इनकार कर दिया और कह दिया कि वो अल्जीरिया की इस महिला बॉक्सर से नहीं लड़ पाएगी, क्योंकि उस खिलाड़ी को ऐसा लग रहा था कि वो एक महिला बॉक्सर से नहीं बल्कि पुरुष बॉक्सर के साथ लड़ रही है। असल में आप देखिएगा, धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा जैसे एक तरफ एक महिला बॉक्सर है और दूसरी तरफ उसके साथ लड़ने के लिए एक पुरुष बॉक्सर को उतार दिया। असल में अल्जीरिया की इस महिला बॉक्सर पर आरोप है कि उसमें जेनेटिक तौर पर पुरुषों वाली विशेषताएं हैं,
जबकि अभी उन्हें महिला वर्ग में खेलने की अनुमति दी गई है। वर्ष 2023 में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स में इस महिला बॉक्सर को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था और कारण यही था कि तब उसके जेंडर एलिजिबिलिटी टेस्ट में उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा हुआ था। लेकिन अब उन्हें ओलंपिक खेलों में महिला वर्ग में खेलने की अनुमति दे दी गई, क्योंकि ओलंपिक्स कमेटी के नियम इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन से अलग होते हैं और इसे लेकर सोशल मीडिया पर भी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की काफी आलोचना हो रही है और पुरुषों जैसी विशेषता वाली महिला खिलाड़ी को महिला वर्ग में खिलाने का बहुत विरोध हो रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि जिन खिलाड़ियों में जेनेटिक तौर पर पुरुषों जैसी विशेषताएं हैं, उन्हें महिलाओं की प्रतियोगिताओं में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा विवाद हो गया है और ये है तो कहने को महिला खिलाड़ी, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि असल में ये एक पुरुष है और इसे महिला वर्ग में खिलाने की वजह से महिला खिलाड़ियों के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। इस बार का पेरिस ओलंपिक्स खेल और खिलाड़ियों से ज्यादा अपनी अव्यवस्थाओं के लिए भी चर्चाओं में है, जहां खिलाड़ी गर्मी में रहने के लिए मजबूर हैं। कई खिलाड़ियों ने पर्याप्त खाना न मिलने की शिकायत की है और यहां तक कि ओलंपिक विलेज में चोरी की घटनाएं भी हो चुकी हैं और इस अव्यवस्था की वजह से कई खिलाड़ी अब रात को ठीक से सो भी नहीं पा रहे हैं। भारत के कई खिलाड़ियों ने खराब खाने को लेकर शिकायत की है। बैडमिंटन खिलाड़ी तनिषा क्रास्टो को 25 जुलाई को खाना ही नहीं मिला। जब वो खाने के लिए पहुंची तब तक खाना खत्म हो चुका था और दोबारा से खाने के कंटेनर में खाना आया ही नहीं। तनिषा ने ट्रांसपोर्ट को लेकर भी शिकायत की और कहा कि ओलंपिक विलेज से स्टेडियम तक पहुंचने में बहुत परेशानी हो रही है। जिन गाड़ियों की व्यवस्था की गई वो तय शेड्यूल से नहीं चल रही और साथ ही खिलाड़ी गर्मी में बिना एसी वाली गाड़ियों में ट्रैवल करने के लिए मजबूर है। दक्षिण कोरिया के तैराकों ने ट्रांसपोर्ट की समस्याओं की वजह से एक ही दिन बाद ओलंपिक विलेज से चेकआउट कर दिया, वो छोड़कर चले गए। फ्रांस में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है और तापमान 31 डिग्री तक पहुंच गया है, जो कि वहां के हिसाब से सामान्य नहीं है। ओलंपिक्स के आयोजकों ने पर्यावरण का हवाला देते हुए इस बार खिलाड़ियों के रूम्स में एसी नहीं लगाया और इस वजह से गर्मी में खिलाड़ी ठीक से सो नहीं पा रहे, क्योंकि गर्मी वहां बहुत पड़ रही है। भारतीय बॉक्सर अमित पंघाल को भी खाने को लेकर बड़ी समस्या हुई और अमित अपने भोजन में सिर्फ दाल रोटी खाते हैं, लेकिन ओलंपिक विलेज में ये खाना उपलब्ध ही नहीं था, इसलिए वो भी बाहर से कहीं से ऑर्डर करके दाल रोटी खा रहे हैं। अच्छा खाना न मिल पाने की वजह से ब्रिटेन की टीम ने तो अपना वहां से खासतौर पर शेफ बुला लिया है और गर्मी और खाने पीने के अलावा ओलंपिक विलेज में चोरी की घटनाएं भी हो रही हैं। जापान के खिलाड़ी ने अपनी शादी की अंगूठी खोने की शिकायत की, जबकि ऑस्ट्रेलिया के कोच ने अपने क्रेडिट कार्ड चोरी होने की शिकायत करवाई है। अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी कोको गॉफ ने पेरिस ओलंपिक विलेज में अव्यवस्था पर बहुत सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि 10 लड़कियों पर सिर्फ 2 बाथरूम्स दिए गए हैं और इस वजह से कुछ खिलाड़ियों ने होटल में शिफ्ट करने का फैसला किया है। आपको हमास के चीफ इस्माइल हानिये की अंतिम यात्रा की तस्वीरें दिखाते हैं। उसकी शोक सभा में हजारों लोग आज शामिल हुए और इन तस्वीरों ने आज पूरी दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी है और वो ये कि किस तरह हजारों लोग इकट्ठा हुए और इस्माइल हानिये के शव को तेहरान यूनिवर्सिटी में श्रद्धांजलि आज दी गई है और इस मौके पर हुई प्रार्थना में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खुमैनी भी मौजूद थे। अब इस आतंकवादी के शव को कतर की राजधानी दोहा ले जाया जाएगा और इस्माइल हानिये को वहीं पर दफन किया जाएगा। तो दुनिया के सबसे बड़े और मोस्ट वांटेड आतंकवादी की जो शोक सभा है, अंतिम यात्रा है, देख लीजिए कितने सारे लोग उसमें शामिल होने के लिए आए हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी टिप्पणी है। यहां एक और बड़ा मुद्दा यह भी है कि इजराइल ने इस आतंकवादी को मिसाइल हमले में मारा, लेकिन इस मिसाइल को इराक, सीरिया, ईरान और जॉर्डन जैसे देशों का रेडार सिस्टम पकड़ नहीं पाया और इन देशों के हजारों करोड़ रुपए के एंटी मिसाइल सिस्टम्स धरे के धरे रह गए, फेल हो गए। यानी बड़ा सवाल यह है कि यह मिसाइल जिससे इस आतंकवादी को मारा गया, असल में यह मिसाइल ईरान के क्षेत्र में पहुंची कैसे और इसके आसपास जो एंटी मिसाइल सिस्टम्स हैं, ईरान के जो रेडार्स हैं, वो इस मिसाइल को पकड़ क्यों नहीं पाए, ये एक बड़ा रहस्य अभी भी बना हुआ है। दुनिया में सब अदाकार होते हैं, लेकिन हर किसी को दूसरों का तमाशा देखने में ही मजा आता है।